हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ उभयधर्मी ऑक्साइड और धातु जल से किस प्रकार से क्रिया करती है। कौन कौन सी धातु है जल से क्रिया करती है, कौन कौन सी धातु जल से क्रिया नहीं करती है, इनके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं अपन इस वीडियो के अंदर धातु ऑक्साइड को। धातु ऑक्साइड क्या होता है कि जो ऑक्साइड अम्ल व क्षार से क्रिया करके, या तो अम्ल से या क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? उभयधर्मी ऑक्साइड। इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है कि जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार के प्रति क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो जो ऑक्साइड अम्ल व क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड अम्ल व क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है। एक तो इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र है Al2O3। और एक उदाहरण है इसका जिंक ऑक्साइड। इसका उदाहरण है ZnO। तो ये है आपके उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल से किस प्रकार से क्रिया करते हैं और क्षार से किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया किस प्रकार से करता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी अम्ल के साथ क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होती, और क्रिया होने पर
क्या बनाता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो एक तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। सॉरी, एक तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, लवण बनाता है, और एक हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसको संतुलित करेंगे अपन। हाइड्रोजन के अपने पास एल्यूमिनियम कितने हैं? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो एल्यूमिनियम की तो 2 होगी, लेकिन क्लोरीन के कितनी होगी? यहाँ पर 6 होगी। क्लोरीन की 6 होगी, तो यहाँ पर क्लोरीन के क्या करना पड़ेगा अपन को? 6। और हाइड्रोजन के यहाँ पर कितनी? 6। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे अपन? 3। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके एक तो लवण बनाता है और एक हाइड्रोजन गैस देता है। एक तो लवण बनाता है और एक हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस सॉरी ऑक्सीजन जल देता है। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षारक के साथ क्रिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षारक के साथ क्रिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षारक के साथ क्रिया किस प्रकार से होती है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया करता है और क्रिया करने पर सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करता है और प्लस जल का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इस प्रकार से क्रिया होती है। तो अवेधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि जो ऑक्साइड अम्ल व क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या क्या है? एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और एक जिंक ऑक्साइड है ZnO। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अम्ल से क्रिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षारक के साथ क्रिया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करता है और जल का क्या करता है? निर्माण करता है। अब इसके बाद देखते हैं अपन कि धातु कौन कौन सी धातु जल से क्रिया करती है और कौन कौन सी धातु जल से क्रिया नहीं करती है और किस प्रकार से क्रिया करती है और कौन से जल से क्रिया करती है। गर्म जल से क्रिया करती है या ठंडे जल से क्रिया करती है या भाप के साथ क्रिया करती है और कौन सी धातु होती है जो जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो पहले नंबर पर देखते हैं अपन धातु की जल के साथ अभिक्रिया। धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु की पहले नंबर पर देखते हैं धातु की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। धातु की ठंडे जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? एक तो धातु ऑक्साइड बनाती है और एक कौन सा देती है?
हाइड्रोक्साइड देती, हाइड्रोजन गैस देती, लेकिन ये जल के अंदर ही रहती है, तो जल के अंदर रहने के कारण ये हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। एक तो हाइड्रोक्साइड बनाती है और एक हाइड्रोजन गैस देती। तो धातु जैसे कौन कौन सी धातु है, इसका उदाहरण है धातु की जब ठंडे जल के साथ क्रिया, तो ठंडे जल के साथ कौन कौन सी धातु अभिक्रिया करती हैं, इसका उदाहरण है एक तो सोडियम धातु और एक पोटेशियम धातु। ये दोनों धातु ऐसी होती है जो ठंडे जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। जैसे पोटेशियम धातु है, पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती और प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। और प्लस ये जो अभिक्रिया होती है कि ये तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताया था मैंने आपको कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद इसको संतुलित करते हैं अपन। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 और है, लेकिन पोटेशियम का भी 1 है तो ये पोटेशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है तो इधर भी ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। लेकिन हाइड्रोजन की कितनी हो रही है, 3 हो रही है। इधर 3 हो रही है, तो इसको संतुलित करेंगे अपन, तो बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, पहले 2 लगा देंगे। 2 लगाते हैं, पहले हाइड्रोजन के 4 होगी और इधर 3 ही है तो इधर भी आगे क्या लगा देंगे अपन, 2। तो 2 और 2 कितनी होगी, 4 होगी। ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2, तो ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 है और पोटेशियम के 2 है तो यहाँ पर भी कितना लगा देंगे, 2। तो ये तो पोटेशियम धातु है, कौन सी धातु है, पोटेशियम, पोटेशियम धातु, और ये है जल, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद सोडियम धातु की भी देख लेते हैं अपन। सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करती है और क्रिया करके यह भी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण करती है और प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। इसकी भी अभिक्रिया तीव्र ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसमें से भी ऊष्मा सबसे अधिक बाहर निकलती है। इसको भी इस प्रकार ये संतुलित करेंगे, आगे 2 लगा देंगे, 2 और यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये Na को क्या बोलते हैं अपन, सोडियम धातु, सोडियम धातु। H2 को क्या बोलते हैं अपन, जल, और NaOH को क्या बोलते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, और H2 को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन गैस। तो ये समझ लो एक बार और, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी धातु करती है, सोडियम और पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती। तो पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सोडियम धातु भी जल के साथ क्रिया करती और सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण का निर्माण, क्षार का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये तीव्र रूप से क्या हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है और तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद देखते हैं अपन
धातु की गर्म जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, कौन सी धातुएं होती है जो गर्म जल के साथ क्रिया करती। धातु की गर्म जल के साथ क्रिया, तो गर्म जल के साथ कौन सी धातु क्रिया करती है? इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर की, धातु की गर्म जल के साथ अभिक्रिया। गर्म जल के साथ अभिक्रिया, तो गर्म जल के साथ कौन सी धातु क्रिया करती है? उदाहरण इसका मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ क्या करती है? क्रिया करती है। तो ये मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ क्रिया करती है और क्रिया करने के बाद वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। और यह हाइड्रोजन गैस जो बनती है वह बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है इसमें से, और उसके बाद यह मैग्नीशियम धातु हाइड्रोजन गैस के ऊपर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों पर चिपक जाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम धातु जल की सतह पर तैरना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। ये जल की सतह पर भी तैरती है मैग्नीशियम धातु। तो यहां पर 2 लगा देंगे, 2 और 2 4, और ये मैग्नीशियम धातु। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है अपने पास धातु की भाप के साथ क्रिया। ऐसी धातु होती है जो गर्म जल से भी क्रिया नहीं करती और ठंडे जल से भी क्रिया नहीं करती है, लेकिन ये भाप के साथ क्या करती है? क्रिया करती है। तो धातु की भाप के साथ क्रिया, तो भाप के साथ क्रिया कौन कौन सी धातु करती है? उदाहरण है इसका, एक तो आयरन है जिसको अपन लोहा भी बोलते हैं, एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, और एक है जिंक। 3 धातुएं होती है जो भाप के साथ क्या करती है? क्रिया करती है। अब ये आयरन है, आयरन धातु किसके साथ क्रिया करती है? जल के साथ क्रिया करती है, और जल के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है, और प्लस ये हाइड्रोजन गैस देती है। तो 3 ऑक्सीजन 4 है तो 4 ऑक्सीजन करनी पड़ेगी, और यहां पर 2। इसके बाद ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु भी जल के साथ क्रिया करती है, और क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, और प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या करती है? निर्माण करती है। 2 कर देंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन 3 है तो 3 आगे लगा देंगे, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6, तो यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे? 3। तो इस प्रकार से धातु की भाप के साथ क्रिया होती है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। ये 3 धातुएं भाप के साथ क्या करती है? क्रिया करती है। लेकिन इसके बाद ऐसी धातुएं जो जल से बिल्कुल क्रिया नहीं करती है, ऐसी धातुएं जो जल से बिल्कुल क्रिया नहीं करती है, उन धातु के बारे में बताने जा रहा हूं आपको मैं। 14 नंबर का पॉइंट आता अपने पास, धातु जो जल से
बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती। ऐसी धातु कौन कौन सी होती है जल से बिल्कुल क्रिया नहीं करती? इसका उदाहरण है, एक तो लेड, एक कॉपर, एक सिल्वर और एक गोल्ड। ये 4 धातुएं होती हैं जो जल से बिल्कुल क्रिया नहीं करती। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।